वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ टॉपिक्स जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। कुछ चीज़ें थी जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज था कि पहले तो मैंने पर्सन्स के बारे में बताया था। 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं वो बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम आज जो लेंगे वो हमारा होगा सेकंड पर्सन से रिलेटेड रूल हमारा। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि प्रोनाउन का सेकंड पर्सन, प्रोनाउन के सेकंड पर्सन में कौन होता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। यू के सारे ही फॉर्म्स, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, तो ये जितने भी फॉर्म्स आते हैं वो सारे आते हैं सेकंड पर्सन में। तो आज हम उससे रिलेटेड देख लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यस, अब हम देख लेते हैं। प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच change according to object of reporting verb। मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ आरवी लिख दिया है, दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम इसको बाय एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कैसे होगा। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू वॉश योर फेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज, प्रोनाउन का चेंज जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, राइट। अब इसका हमारा सेकंड पर्सन कौन है? ये यू हमारा सेकंड पर्सन है। मैं इसको थोड़ा सा, यस, ये यू हमारा सेकंड पर्सन है। अब हमें इसको चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है? मी के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी, राइट। तो अब हम इसको सेंटेंस बनाते हैं हमारा। अब मैंने आपको पहले बताया था जब सेड टू हो तो किस में चेंज होगा? टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। अब मी का, ये यू है, यू का सब्जेक्टिव, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आई वॉश योर। मी के अकॉर्डिंग किस में चेंज होगा? माई फेस। क्लियर? हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। They said to us, comma, inverted comma, you do your work
you do your work, inverted comma close। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो हमें अस को यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? अस के अकॉर्डिंग। अस का हमें सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। दे टोल्ड अस दैट वी, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, वॉश्ड होगा यहाँ पर। ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड पर चेंज हो जाएगी। यू डिड आवर वर्क, फुल स्टॉप। यस, डू को हमने किस में चेंज किया? डिड में फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फर्स्ट फॉर्म जब इनडायरेक्ट में आएगी तो किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में। चेंज सारे टेंस के अकॉर्डिंग वही रहेंगे, अभी हम प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो प्रोनाउंस के साथ साथ हमें टेंस को ध्यान रखते हुए भी सारे चेंजेस करने हैं। हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारा थर्ड। ही said to you, comma, inverted comma, you are a fool। देखिए मैं आप इसको सारे ही टाइप के सेंटेंसेस बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट भी यू है और यहाँ पे हमें चेंज भी यू के अकॉर्डिंग करना है, तो ऐसे सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो इनमें प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, तो हम सिर्फ यहाँ का टेंस ही चेंज करेंगे। ही टोल्ड यू दैट यू were a fool। क्लियर? हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। She said to him, comma, inverted comma, you are not doing any work, inverted comma close। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? हिम को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, राइट? क्या बनेगा? शी टोल्ड हिम। अब इसके साथ साथ हमें टेंस भी ध्यान रखना है, दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। क्लियर? हम फटाफट से कुछ और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, you work very hard, inverted comma close। क्या बनेगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। He told me that, यू किस में चेंज होगा? आई में। I worked very hard
ठीक है। अब यहाँ पर अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो है अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, इन केस ऑब्जेक्ट अगर नहीं दे रखा है, जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद ही आपको समझाती हूँ। ये मेरा 6th एग्जाम्पल है। राम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड। ओके, अब ये देखिए स्टार्ट तो यहाँ पे सेकंड पर्सन से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो इन कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, यानी सपोज करते हैं। सपोज यानी कि हम यहाँ पर ही भी सपोज कर सकते हैं और शी भी सपोज कर सकते हैं। हम हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारा सपोज वाला सेंटेंस होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन से स्टार्ट हो रहा है तो उसको चेंज करना जरूरी है। सेकंड पर्सन जहां भी आएगा वहां पर उसका चेंज नेसेसरी होगा। जैसे मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ राम टोल्ड हर दैट, तो यू हर के अकॉर्डिंग चेंज होकर क्या बनेगा, शी शुड वर्क हार्ड। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मदर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू शुड गो देयर सून इनवर्टेड कॉमा क्लोज। हम इसमें भी सपोज, क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमें चेंज तो करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जैसा मैंने यहाँ पे हर सपोज किया, अब मैं यहाँ पे मी सपोज कर रही हूं। मदर टोल्ड मी दैट, अब मी लिखा है तो हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई शुड गो देयर सून। अब मैंने यहाँ पे ये शुड में चेंज नहीं किया, क्योंकि शैल होता तो शुड बनाते, शुड है तो मैं तो चेंज करना ही नहीं है, राइट। अब एक और टाइप का सेंटेंस बता देती हूं मैं आपको। द ओल्ड मैन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा you can go to your house comma आनंद इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई नाम, ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, उसके बाद वहां पर एक कॉमा है, कॉमा के बाद एक नाम दे रखा है, या फिर इस कॉमा के बाद इनवर्टेड कॉमा जहां से स्टार्ट होते हैं वहां पर एक नाम दे रखा है, देन कॉमा करके सेंटेंस लिख रखा है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन टोल्ड। अब ये जो आनंद है ये आगे आ जाएगा, आनंद दैट अब आनंद क्या है, लड़का है, तो क्या आ जाएगा, ही कुड गो टू हिज हाउस। एक हम लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह का। द फादर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सरला you have
become lazy। देखिए यहाँ पर ये मैंने सेकंड टाइप का सेंटेंस बताया है ना, यहाँ पे कॉमा के बाद आनंद था और यहाँ पे ये कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा सरला नाम लिख रखा, देन उसके बाद फिर से एक कॉमा है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं हम उसको सपोज यहाँ मान लेते हैं, तो इसको भी हम सपोज आगे ही मान के चलेंगे कि ये द फादर सेड, सॉरी टोल्ड आएगा, the father told Sarla that she had become lazy। क्लियर? ये तो हमने हमारा सेकंड पर्सन कंप्लीट किया, फर्स्ट पर्सन में पढ़ा चुकी थी, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा ये भी बता चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होंगे थर्ड पर्सन के साथ। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने वाक्य विचार में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य इन तीनों के बारे में अध्ययन किया था। देखो वाक्य के रचना के आधार पर तीन प्रकार थे, है ना, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इन तीनों प्रकार के वाक्यों के बारे में देखा था। सरल वाक्य में क्या हुआ था कि एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त में और का प्रयोग या है ना कुछ योजक चिन्ह दिए थे, और मिश्र में इसमें दोनों प्रधान उपवाक्य होते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या था, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, उस पर आश्रित एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। इन तीनों के बारे में अध्ययन किया। आज फिर से उसी से आगे बढ़ते हुए अपने उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि देखें, पहला हमारा उदाहरण है मिश्र वाक्य में से ही शुरू करते हैं। मोहन कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब इस वाक्य में देखने में पता चला मोहन कल विद्यालय नहीं गया प्रधान वाक्य है, स्त्री पर आश्रित क्योंकि हमारा योजक चिन्ह है जो पहले आपको बता दिए हैं। कौन कौन से हैं योजक चिन्ह, जिसमें क्योंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि, ये बहुत से योजक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग मिश्र वाक्य में किया जाता है। तो किंतु, परंतु, इसलिए ये सब का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। तो वह मोहन कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, इसमें मोहन कल विद्यालय नहीं गया प्रधान वाक्य है क्योंकि योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, और उस पर आश्रित उपवाक्य कौन सा है, वह बीमार था। अब वह बीमार था तो मूल वाक्य जब नहीं आएगा तो हमें पूरे अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा, इसलिए वह बीमार था क्यों, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। ठीक है। अब प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, इसके बारे में अपन देखें। प्रधान उपवाक्य, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय से बना हो, ऐसा वाक्य होता है प्रधान उपवाक्य। वह होता है जिसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य क्रिया होती है ना, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है। अब बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य की बात करें तो आश्रित उपवाक्य में वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। हम जानते हैं कि वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, फिर छोटे छोटे उपवाक्यों से वाक्य बनाया जा सकता है। तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, जो प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है उसके आश्रित रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे एक मिश्र वाक्य में पहले भी अध्ययन किया था, रेखा उमाकांत की बहन है जो उदयपुर में रहती है। अब मूल बात क्या है कि रेखा जो है उमाकांत की बहन है, लेकिन दूसरा उस पर आश्रित क्या हो गया, जो उदयपुर में रहती है। अब उसका स्थान विशेष के बारे में सब कुछ आएगा, इसलिए मिश्र वाक्य हुआ। अब मिश्र आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं देखें तो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ये मिश्र वाक्य में आते हैं, है ना, तीनों संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य।
संज्ञा उपवाक्य की बात करते हैं तो ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें, अर्थात संज्ञा का काम करते हैं, किसी कर्ता कर्म और पूरक का काम देते हैं, कर्ता का काम देते हैं, पूरक का और कर्म का काम देते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इस वाक्य में सीधा समझने हैं कि इनके उपवाक्यों के मध्य में योजक चिन्ह के रूप में की का प्रयोग होता है। की का प्रयोग जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अब इस वाक्य में मेरे जीवन का लक्ष्य एक वाक्य हो गया, मैं प्रधानमंत्री बनूं दोनों हो गए, लेकिन की जो योजक चिन्ह है इससे हमारा वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए संज्ञा उपवाक्य संज्ञा का काम करते हैं। देखो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं प्रधानमंत्री बनो, तो यहां पर इस संज्ञा उपवाक्य प्राय की का लोप भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है की का लोप भी हो सकता है। लोप अर्थात हटना, जैसे मैंने सुना है वे कल आएंगे, अब यहां पर मैंने सुना है कि वे कल आएंगे, यह भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि की का लोप भी हो सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य भी संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत ही आएंगे। अब विशेषण उपवाक्य, विशेषण हम जानते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण उपवाक्य में वे प्रधान उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, अब हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। अब विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रारंभ में प्राय जो, जिसकी, जिसका आदि शब्दों से, इन शब्दों को नोट कर ले कि जो, जिसकी, जिसका, जिसके, इस प्रकार के शब्दों से कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो वह विशेषण उपवाक्य होगा। जिस वाक्य के मध्य में योजक चिन्ह के रूप में की का प्रयोग होता है तो वह वाक्य संज्ञा उपवाक्य होगा। अब इसमें जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, यहां देखें जिससे शब्द दिया है, इससे है ना, तो जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। अब जिससे से वाक्य शुरू हुआ है, इसका मतलब वहां पर ठीक है, जिसकी गाड़ी खड़ी थी वह व्यक्ति बाजार में था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत से वाक्य बन सकते हैं, अपन चाहे जैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े अपन, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरे नंबर का जो है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति या ढंग आदि की सूचना देते हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, यहां पर दिन भर शब्द यदि आदि से शुरू हो रहा है, लेकिन दिशा, परिणाम, यदि दिन भर, तो दिन भर समय का, स्थान का, दिशा का इनका ज्ञान कराते हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, तो इस प्रकार का वाक्य आता है, वहां क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं या अन्य वाक्यों से मिलते हैं। जब इन वाक्यों से मिलते हैं, देखो यदि दिन भर खेलोगे तो, हमारा आ गया यदि दिन भर खेलोगे तो, यदि और दो दिन भर खेलोगे और कब पढ़ोगे, इन दोनों को यदि और तो से जोड़ा गया है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब वाक्य का विश्लेषण करें अपन, तो वाक्य विश्लेषण में क्या होता है, वाक्य के टुकड़े करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण में टुकड़ों को जोड़ना, रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों के अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना, उनका अंगों सहित अलग करना, उनका संबंध बताना, यह वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत आता है। उसे विग्रह भी कहते हैं। सरल वाक्य का विश्लेषण, सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय को बताना होता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले वाक्य देखें, उसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य अर्थात कर्ता, विधेय अर्थात कर्म। ठीक है, तो उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता, कर्ता का विस्तारक, विधेय के अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक, जो भी हो उनका उल्लेख करना होता है। तो आगे देखेंगे अपन कि कर्म कर्ता, फिर कर्म, है ना, कर्ता, कर्म, क्रिया, फिर क्रिया, इनके साथ जो जो विस्तारक हैं, कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक, पूरक विस्तारक, इस प्रकार के हम वाक्य अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। सभी मित्र आगरा का ताजमहल देखने चले गए। सभी मित्र, अब देखो कर्ता हमारा क्या है, मित्र। सभी कर्ता का विस्तारक, कौन कर्ता का विस्तारक है, सभी,
कर्ता का विस्तारक हो गया। कर्म क्या है? सभी मित्र ताजमहल देखने, सभी मित्र क्या देखने चले गए? ताजमहल। तो यहां पर ताजमहल हमारा कर्म हो गया। अब कर्म का विस्तारक, अरे कर्म क्या? ताजमहल। ताजमहल कहां है? आगरा का। तो आगरा का है, इसका मतलब यहां पर कर्म का विस्तारक हो गया। फिर कर्म का विस्तारक हो गया, फिर पूरक, यहां पर कोई है ही नहीं, देखना हमारी क्रिया है, पूर्वक का विस्तारक भी कुछ नहीं है। अब क्रिया देखने चले गए, ठीक है, अब क्रिया का विस्तारक भी कुछ नहीं है। इस प्रकार यहां देखने चले गए, यहां देखना, चलना और गए अर्थात जाना, ये तीनों वाक्य क्रिया से संबंधित है। तो कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, इन के बारे में आगे देखना है, ठीक है। उससे आगे अपन बढ़े तो संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण, उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के साथ उल्लेख जोड़ने वाले योजक शब्दों का उल्लेख होता है। अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, यहां उपवाक्य, एक मिनट, क्रिया, क्रिया का विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य का विश्लेषण, संयुक्त वाक्य के विश्लेषण समानाधिकरण, उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजकों का उल्लेख किया या करना होता है। अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, या अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, और सो गया समानाधिकरण उपवाक्य, योजक और से जुड़ा हुआ है। कर्ता अनुष्क है और यहां कर्ता वह जो कि लुप्त है। अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, और वह सो गया, और वह वहां पर लुप्त है। कर्ता का विस्तारक कुछ नहीं है, क्रिया पढ़ी है और यहां सोना क्रिया है, कर्म पुस्तक है, और कर्म का विस्तारक और विधेय कुछ भी नहीं है। अब मिश्र वाक्य का विश्लेषण करें तो मिश्र वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं राष्ट्रपति बनूं, इस प्रकार मेरे जीवन का लक्ष्य है प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, मैं राष्ट्रपति बनूं आश्रित संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि, यहां जुड़ा हुआ है कि अर्थात संज्ञा उपवाक्य, ठीक है, प्रधान उपवाक्य, क्रिया का कर्म, ठीक है, कार्य, ठीक है। इस प्रकार की का प्रयोग है योजक चिन्ह में। जीवन का मैं, कर्ता का विस्तारक मेरे और यहां बनो, और क्रिया है कर्म, लक्ष्य, पूरक कुछ भी नहीं है, पूरक का विस्तारक भी कुछ भी नहीं है, और कर्म क्या है? राष्ट्रपति बनो। तो यहाँ दोनों वाक्य, मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं राष्ट्रपति बनूं, इस प्रकार यहां राष्ट्रपति जो है हमारा कर्म हो गया, और इसमें जो कर्म नहीं दिया गया है ना, लक्ष्य, यहां मेरे जीवन का क्या है? लक्ष्य है, तो लक्ष्य कर्म है, यहां राष्ट्रपति कर्म है। इस प्रकार आगे देखिए, प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। यहां पर प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया और वह बीमार था, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। प्रधान उपवाक्य और वह बीमार था आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाला है इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य दिया गया है ना। यहां पर योजक चिन्ह कुछ भी नहीं है प्रधान उपवाक्य का, वह कॉलेज नहीं गया, जिसमें कार्य भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां क्योंकि योजक चिन्ह है, कर्ता प्रांशु, यहां पर वह आ जाएगा जो कि लुप्त है, उसे कर्ता का विस्तारक कुछ भी नहीं आएगा, क्रिया नहीं गया, कर्म, पूरक, पूरक का विस्तारक कल कॉलेज, और पूरक क्या हो गया? बुखार। तो इस प्रकार इन वाक्यों का कर्म, कर्ता, कर्ता के अनुसार इस प्रकार हमें इन तीनों का अध्ययन देखना है कि क्रिया, कर्म, कर्म का विस्तारक, इस प्रकार वाक्यों के तीनों प्रकारों के बारे में है ना। वाक्य संश्लेषण क्रिया में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन तीनों के कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक और पूरक, और इन सब का ध्यान हमें रखते हुए किसी वाक्य को सरल करना है, क्योंकि आगे की कक्षाओं में यही दिया होता है कि वाक्य दिया होता है उसमें उनका विश्लेषण कीजिए, या पूछा जाता है कि इसमें कर्ता का विस्तारक क्या होगा, जैसे सभी मित्र जो वाक्य दिया था है ना, उस प्रकार में हमें देखना है, जिसके आधार पर हम वाक्य संश्लेषण तक हो गया है। अब हम वाक्य विश्लेषण हो गया है। वाक्य संश्लेषण क्या होता है, वाक्य संश्लेषण में क्या किया जाता है, वाक्य के आवश्यक तत्व क्या है और वाक्य के पदक्रम क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया था, न्यू चैप्टर पढ़ाया था, उसमें
क्यूब के बारे में डिस्क्राइब किया था, क्यूब होता क्या है, और भी बहुत सारी मैंने डिस्क्राइब की थी, बहुत सारी चीज़। तो अब आपके नेक्स्ट देखना, अब आपको मैं बताऊंगी क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर। जैसे किसी भी नंबर का जैसे आप क्यूब फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो अब क्यूब मैंने आपको बताया था कि उसको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो वैसे ही अब देखना नेक्स्ट है, क्यूब मैंने मल्टीप्लाई, जैसे कोई भी नंबर तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखना है इसमें, अब इसको जैसे कोई भी परफेक्ट क्यूब होता है, जैसे स्क्वायर में भी था कि परफेक्ट क्यूब था तो उसके कैसे फैक्टर करते हैं, तो इसमें भी जैसे परफेक्ट क्यूब होगा तो उसको उसमें कैसे, जैसे 729 है, 64 है, तो उसका हम कैसे प्राइम नंबर यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये सब हम कब यूज़ करेंगे, जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। अब क्यूब रूट, जैसे नया टॉपिक आपकी क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मीन्स क्या होता है, जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, तो वैसे ही आपके क्यूब रूट है, क्लियर। स्क्वायर रूट को मैंने आपके एक सिंबल रिप्रेजेंट करवाया था, तो वैसे ही इसमें भी आपकी क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब दे रखा हो और आपको ये बताना है कि वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, वही फैक्टर मेथड ही यूज़ करना है। इसमें आपके अब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं होगा, इसमें आपको सिर्फ एक ही मेथड ध्यान रखना है, वो भी फैक्टर मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड किया था ना हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो वाला मेथड यूज़ करना, जिसमें हम क्या करते थे, सिमिलर पेयर बनाते थे। जिसे उसमें हमने 2 के पेयर बनाए, इसमें आपको क्या बनाना है, 3 के पेयर बनाना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे देखना, इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लिया मैंने 64, दिस इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 4, ठीक है। अब 64 है, अब मुझे इसका क्यूब रूट फाइंड करना है कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो क्या हो जाएगा, अब इसका हम क्या करेंगे, वही फैक्टर मेथड यूज़ कर लेंगे, तो उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका आंसर, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, वही है भाई, यहाँ पर 3, सिर्फ यही डिफरेंस है, क्लियर। तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी क्यूब रूट, इसको आप फैक्टर मेथड से ही करना है, फिर वही पेयर बना के करना है, क्लियर। अब देखना है इसको, जैसे क्यूब रूट एक बता देती हूँ मैं आपको किसी और नंबर का, ठीक है, 25 है, क्लियर, 125 है। अब 125 है, उसको फर्स्ट देखो, इसका मैं क्यूब रूट बता रही हूँ आपको, क्यूब रूट। अब जैसे फर्स्ट 2 के टेबल से होगा नहीं, वी यूज ओनली प्राइम नंबर्स, क्लियर, कॉन्ट अदर यूज। अब इसमें 5 के टेबल में 125 टाइम, ठीक है, 5 के टेबल में 25 टाइम 5 टाइम, और ये आगे लास्ट में 1। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने उसमें 2 के पेयर बनाए थे स्क्वायर में, अब इसमें आपको क्या करना है, 3 के पेयर। अब 3 के पेयर आपको चेक करना है कि 3 में से आपको एक लेना है, 3 में से 1 सेलेक्ट करना है, क्लियर। तो यहाँ पर जो 3 में से 1 ले लिया, 3 पूरा कंप्लीट पेयर बन रहा है, तो इसका मीन्स 5 इसका आंसर है। तो अब यहाँ पर आंसर आप देयरफॉर करके क्या लिखोगे कि 125 क्यूब रूट इक्वल्स टू 5, क्लियर। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, क्लियर। ये तो आपकी चीज़ क्या हो गई, क्यूब रूट हो गई। अब आपके नेक्स्ट देखना, अब ऐसे ये तो सिंपल था कि 60, ये एक ही पेयर है, जैसे किसी में डबल भी आता है, रिपीट भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगल ही हो, रिपीट भी हो। जैसे ये 3 5 है, तो ऐसे 3 5 और हो जाएंगे, तो उसमें से भी एक 5 लेना है, रिपीट तो होना ही है। जैसे स्क्वायर में था ना कि हम रिपीट भी हम ले रहे थे, तो वैसे ही आपको रिपीट लेना है। अब जैसे यहाँ पर 3 है, तो ऐसे 3 और 5 आ जाए, ऐसे 3 आपके 2 और आ जाए, 7 और आ जाए, तो वो सब आपको लेने हैं, ठीक है। 3 में से आपको एक नंबर यूज़ करना है, क्लियर। इसमें आप देखना, ये देखो सॉल्व एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, पेज नंबर आपके 107 पे। जैसे 729 क्या है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई परफेक्ट क्यूब आपको दे रखा हो और ये बताए, ये फाइंड करना हो कि इस परफेक्ट क्यूब, मतलब मीन्स ये कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फैक्टर मेथड यूज़ करके वही बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब। अगर लास्ट में 1 आ जाता है, 1 तो आता ही है, बट अगर पेयर बनता है, अगर पेयर कंप्लीटली बन जाते हैं, कोई भी मिसिंग नहीं होता है, तो वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अगर एक भी पेयर आगे अगर नहीं बनता है, तो इसका मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्लियर। अब इसमें जैसे देखना
जब 729 है तो ये परफेक्ट क्यूब है 9 का। अब आपके जो सेकेंड ये 432, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, फिर भी आपको इसको फैक्टर मेथड करके शो करना है। ऐसे नहीं कि डायमंड कितना कि 432 इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, आपको शो करके बताना है कि इसके मतलब फैक्टर करके बताना है कि इसमें फैक्टर नहीं बन रहे हैं, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। पूरा मेथड कंप्लीट करके मतलब पूरी प्रोसेस करनी है आपको, ठीक है, तभी मार्क मिलेंगे। यस, अब है आपकी नेक्स्ट वही जिसे हमने स्क्वायर में बताया था कि ऐसे कोई मतलब आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि जिसमें परफेक्ट क्यूब पूछे कि दिस इज़ नॉट, कि ये परफेक्ट क्यूब है नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें भी हैं आपके, तो इसमें भी आप देखना मेथड सेम वही है, बट इसमें आपको 3 के पेयर बनाने, बस इतना ही डिफरेंट है। क्लियर, जैसे आपके क्वेश्चन दे रखा है 3rd और 4th एग्जाम्पल, तो ये मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज से करवा दूँगी। क्लियर, यस, लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज। अब देखना इसमें मैं ये प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 7.1 कि इसमें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देती हूँ मैं आपको। देखो जैसे दे रखा है कि फाइंड द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे इसमें क्या करना है, जैसे नंबर दे रखे हैं ये आपके 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें आपको यूनिट डिजिट मीन 1 डिजिट लास्ट वाली डिजिट, इसका आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब, ठीक है। और इसका क्यूब फाइंड करने के बाद उसकी भी 1 डिजिट आपको बतानी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखना फर्स्ट, $5,301। क्लियर, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, ओनली फॉर 1 डिजिट, 1 प्लेस की डिजिट का आपको क्यूब बताना है। तो हमारी 1 डिजिट है, यहाँ पर आप जैसे अंडरलाइन करो या फिर सर्कल कुछ भी कर सकते हो। इसका जैसे मैंने आपको इसका क्यूब बताना है, इसका क्यूब क्या होगा 1, और 1 इसकी यूनिट डिजिट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर, जैसे ये बी वाला भी है, बी में आपको 4 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। 3rd में आपको 9 का फाइंड करना है, 4th में आपको 5 का फाइंड करना है, और जैसे 5th है। अब 5th देखो, 5th वाला क्वेश्चन है आपके 4 2 5 7, यस 4 2 5 7। अब इसमें 7 है तो 7 का क्यूब कितना हो गया, 7 का क्यूब बता, 7 × 7 × 7, तो ये हो जाएगा आपके 343, और 343 इसकी 1 प्लेस डिजिट क्या होगी 3, ठीक है। तो आपको 1 प्लेस की डिजिट का क्यूब फाइंड करके उसी की 1 प्लेस डिजिट बतानी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। जैसे कोई भी नंबर, जैसे कोई रेशनल नंबर में नंबर भी आ सकते हैं, जैसे स्क्वायर भी हमने फाइंड किया था ना कि स्क्वायर में रेशनल नंबर में आए तो हम क्या करते थे, बोथ साइड एक दोनों मीन्स क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हम करते थे। तो वैसे ही आपको इसमें भी करना है, कोई डेसिमल वाला भी आ जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। बस आपको इसमें पावर ऑफ 3 मीन्स क्या है कि मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ 3 टाइम। क्लियर, तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना, जैसे 12 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 12 × 12 × 12, तो इस टाइप से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करोगे, 22 को 22 × 22 × 22 मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब जैसे 4th है -21, अब -21 को भी आप -21 × -21 × -21 इस टाइप से करना है, ठीक है। साइन इग्नोर नहीं करना है, उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। क्लियर, अब जैसे 5th वाला भी नेगेटिव में, इसका मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। अब जैसे आपके डेसिमल वाला देख लो, जैसे 6 वाला क्वेश्चन है आपके सेकंड का 6, डेसिमल वाले अगर आपके कभी क्यूब फाइंड करने आ जाए तो आपको उसको किस टाइप से करना है, 0.06। क्लियर, ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का 6th। यस, अब ये दे रखा है 0.06। फर्स्ट आप क्या करोगे, या तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके 0.06 0.06, ठीक है। क्या करोगे, या तो इसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दो, या तो सबसे बेस्ट मेथड क्या करोगे, पॉइंट रिमूव करके भी कर सकते हो। 100, इसको पॉइंट रिमूव, ये और इजी रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब 100 कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे हमने पॉइंट रिमूव किया तो ये 6 इनका ही मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा
इनकी अब इनका कोई मीन्स नहीं ना, क्योंकि हमने इसका पॉइंट वैसे रिमूव करके यहाँ नीचे कर दिया। तो हम इसको अब कैसे रीड करते हैं, 6 6 6, तो 6 6 36, और 36 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो मीन्स कि 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है, 216। अब इसको मैं क्या करूँगी, ये कर दिया मल्टीप्लाई, अब डिनोमीटर का मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि इसका भी तो क्यूब फाइंड करना। पहले आप यहाँ पर इस टाइप से लिख देना, ठीक है। एक नेक्स्ट स्टेप में इसको, ये आंसर है, इसको एक बार क्यूब में क्यूब की फॉर्म में एक बार इसको रिप्रेजेंट करना, हमेशा पावर ऑफ 3 लगाना, ये ध्यान रखना। अब 216 हो गया, अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कितने 0 हो जाएंगे 6। अब क्वेश्चन हमारे डेसिमल में था, तो इसको आंसर भी डेसिमल में कर दो। 6 0 आ गया ना, मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 डिजिट के पहले पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे, तो 3 तो है ऑलरेडी, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 0 यूज हो जाएंगे, 6 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ 0। अब ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्लियर। तो ये आपके क्यूब आ जाएगा, क्लियर। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लो, सिंपल ही वैसे। चेक द फॉलोइंग नंबर वेदर ईच ऑफ द देम इज द परफेक्ट स्क्वायर, और इसमें आपके परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इसमें स्क्वायर मत करना, क्यूब है, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब कर देना, स्क्वायर लिख रहेगा वहाँ पर आप करेक्शन करके क्यूब कर देना, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाला है 2700, अब ये 27 तो होता है किसका, 27 तो आपके 3 का होता है, ठीक है, 27। अब इसमें डबल 0 लास्ट में दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें क्यूब का ही बताना है। क्यूब क्या होगा, क्यूब के लिए हमेशा क्या होगा, लास्ट में 3 0 होते हैं, और स्क्वायर में क्या होता है 2 0 होंगे, तो उसमें 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, 0 को 0 2 टाइम आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 को करना है, तो 3 का जैसे ये 27 3 का हो गया, और इसका मीन्स यहाँ पर क्या होगा 30 का, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा 27,000। अब यहाँ पर दे रखे 2700, और हमें क्यूब बताना है, यहाँ पर आप क्यूब कर देना, ठीक है। तो ये आंसर इसका फर्स्ट का 9, बी वाला देखो 16,000, ये भी 9 होगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको चेक करके देखना, जिसके लास्ट में 3, और अब जैसे 64 दे रखा है, ठीक है, तो ये आप करके देखना 64,000। अब 64,000 कैसे होगा, तो 64 तो किसका होता है 4 का, ठीक है, और ये 3 0 इसका मीन्स 40, कि 3 0 का 1 0 बन रहा है। यहाँ पर भी हमने जैसे किया था ना, इसे यहाँ पॉइंट रिमूव किया था, जैसे हमने 10 का लेते हैं। अब 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 × 10 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही यहाँ पर 3 0 होंगे तो क्यूब होता है, और 2 0 होंगे तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे, क्लियर। तो इस टाइप से रिमेनिंग क्वेश्चन बुक में ही करने ये चीज़, और फर्स्ट वाला भी बुक में ही कर देना, कोई बात नहीं। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो सिस्टमेटिक पावर रिप्रेजेंट करके करना है, क्लियर। और आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आपके 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे। लैंड एंड सॉइल क्या होते हैं, लैंड और सॉइल, उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज जो हम देखने वाले हैं, नया पॉइंट कह सकते हैं इस लेसन का, वाटर। आप सब जानते हो वाटर के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, कि बिना वाटर के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। एक कोटेशन भी कहा जाता है, जल ही जीवन है। तो यहाँ पर वो बात सिद्ध होती है कि पानी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे हमको करना चाहिए उसका यूज़, किस प्रकार से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, कितना फ्रेश वाटर है, कितना सेलाइन वाटर है, कौन सा वाटर हमारे लिए यूजेबल है, कौन सा यूजेबल नहीं है, किस प्रकार से हम उसको फिर से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम वाटर वाले सेक्शन के अंदर रीड करेंगे। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दे रखा है यहाँ पर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज अंडरलाइन कर देना। कौन सा सोर्स के अंदर आता है, रिन्यूएबल सोर्स के अंदर।
नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। क्या दे रखा है यहाँ पर? 3/4 दे रखा है, और आपने लास्ट ईयर पढ़ा था 75% कह सकते हैं कि हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर 75% वाटर है, और बचा हुआ जो पार्ट है 25% वो किसके अंदर आता है? लैंड के लिए। अब आप कहोगे कि मैम पानी की कमी कहाँ है? इतना सारा तो पानी तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें ये बात आती है कि फ्रेश वाटर कितना है, पीने योग्य पानी कितना है, और ऐसा पानी जो हमारे कोई काम का नहीं है, सेलाइन वाटर जिसको कह सकते हैं खारा पानी, जिसमें नहीं तो आप कोई एग्रीकल्चर का वर्क कर सकते हो और ना ही हम पीने की यूज़ में उसको ले सकते हैं। देयरफॉर अर्थ इज़ नोन एज द वाटरी प्लेनेट। आप अंडरलाइन कर देना इसको। हम लोगों ने वैसे लास्ट ईयर भी पढ़ रखा है, आपने 6, 7 सब क्लास में पढ़ते आए हो कि अर्थ प्लेनेट है उसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और अगर आपको पूछा भी जाए कि अर्थ प्लेनेट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबसे मेन जो बात आती है वो यही आती है कि यहाँ पर ह्यूमंस की लाइफ क्या पॉसिबल है, और ह्यूमंस की लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए इस लेसन का जो नेम है वो 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से चाहिए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहा जाए तो वाटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा। It is believed that the life began in ocean about 3.5 billion years ago। क्या माना जाता है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि began in ocean about 3.5 billion years ago। Today ocean cover nearly 2/3 of the earth's surface and provide rich variety of plant and animals life। तो क्या दे रखा है? आज के समय में ओशन कवर्स, ओशन जो भी समुद्र आएंगे, जो भी महासागर आएंगे, कितना उन्होंने पार्ट कवर कर रखा है? 2/3 पार्ट कवर कर रखा है। अर्थ सरफेस एंड प्रोवाइड रिच वेराइटी, और हमको क्या उपलब्ध करवाते हैं? रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। वेराइटी का मतलब बहुत सारे कह सकते हैं अलग अलग टाइप्स के, जिसमें प्लांट और एनिमल्स लाइफ हमको प्रोवाइड करवाते हैं। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बीगन फॉर द डेली नीड्स, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो क्या दे रखा है? वाटर इज ऑल्सो यूज्ड। पानी का यूज़ हम कहाँ पर लेते हैं? ह्यूमन बींग्स फॉर द देयर डेली नीड्स। हम लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, आप लोग अगर एक दिन अगर डायरी में मेंशन भी करते हो कि हम सुबह से लगाकर रात को जब तक सोते तब तक पानी का कितना यूज़ करते, आपको पता चलेगा। हर एक वर्क में आपको पानी चाहिए। खाना खाने बैठोगे, खाना बनाओगे, नहाओगे, ब्रश करोगे, हैंड वॉश करोगे, तो इन सब ऑल ओवर जो भी वर्क होगा उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? पानी की आवश्यकता होगी। उसके बाद क्या दे रखा है? प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, कृषि करने के लिए पानी चाहिए। बिना पानी के कोई एग्रीकल्चर वर्क होगा? पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो डेजर्ट में भी आज एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा वर्क नहीं होता, क्योंकि बिना पानी के कृषि का कार्य संभव नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्री, जितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग सुनते हैं कि जो इंडस्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है उससे क्या होता है कि हमारे रिवर्स, लेक जो होते हैं वो पॉल्यूटेड होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर यूज़ करते होंगे तभी पॉल्यूशन होता होगा, तो उसके लिए भी यूज़ आता है। एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो हमको बिजली मिल रही है जिसका आप यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप बड़े बड़े कह सकते हो डैम के ऊपर जाते हो, तो उन डैम का यूज़ किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। आप कभी चंबल रिवर जाते हो, वहाँ पर देखो, माही डैम के ऊपर देखो, तो उनका जो यूजेस है, उस पानी का जो यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है? जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। विदाउट वाटर फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। देखो क्या दे रखा है? बिना पानी के जो फूड चेन चलती है, आप लोगों ने क्लास 5th से पढ़ते हुए आए होंगे, साइंस में भी पढ़ते हो, और अभी भी ये चैप्टर आता होगा आपको। फूड चेन का जो सिस्टम चलता है, जो प्रोसेसिंग चलती है, प्रक्रिया चलती है, वो बिना पानी के पॉसिबल नहीं है। एंड इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, और इस कारण से अगर पानी के बिना हमारा फूड चेन चल सकता है, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इससे हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर आपका पूरा पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, सारी चीज़ें आ जाती है, वो सारा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। Plants also need water for their growth and they are the lifelines for the survival of human beings। क्या दे रखा है? Plants also need, मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ कि प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? बढ़ने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। एंड दे आर द लाइफ लाइन। क्या दे रखा है? लाइफ लाइन, यानी कि हमारी जीवन रेखा, हमारा पूरा जो जीवन डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पानी के ऊपर डिपेंड करता है। और पौधों का जीवन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? पानी के ऊपर डिपेंड करता है।
द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन इन सलाइन एंड हेंस नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये बात यहाँ पे आगे क्लियर, पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो पानी कैसा है, सेलाइन। सेलाइन का मतलब क्या होता है, खारा पानी। जो समुद्र का, महासागर का जो पानी है वो बहुत खारा है। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको मानव अपने उपयोग में नहीं ले सकता है। न तो हम उसको खाना बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, न ऐसे खारे पानी को हम पी सकते हैं, और ना ही हम लोग एग्रीकल्चर वर्क के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज अबाउट 2.7% एंड नियरली 70% of this water is the form of glacier and ice sheets in Greenland, Antarctica and the mountain regions which inaccessible due to its location। देखो क्या दे रखा, अंडरलाइन करना, पीछे क्वेश्चन भी आएगा आपके कि फ्रेश वाटर कितना है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 2.7%। अब कितना परसेंट वाटर है, 75% मान के चलते कि अपन अपने अर्थ प्लेनेट के ऊपर इतना पानी है, उसमें से फ्रेश वाटर कितना, ओनली 2.7%। एंड नियरली 70% जो वाटर है वो किसके थ्रू आता है, फ्रॉम ग्लेशियर एंड आइस शीट्स। ग्लेशियर आप लोगों ने सुना होगा, जो बर्फ़ पिघलती है, वो ग्लेशियर्स जो कहाँ किससे बिलोंग करता है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड माउंटेन रीजन से। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। अब देखो कहा जाए ग्राउंड वाटर के रूप में, अब यहाँ पर भी तो प्रेजेंट बता रखा था इतना 2.7%, और उसमें से भी अवेलेबल ह्यूमन्स के लिए कितना अवेलेबल है, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि मानव के उपयोग के लिए, इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में, ग्राउंड वाटर। जो आप ट्यूबवेल से पानी निकालते हो, हैंडपम्प से निकालते हो, वो सारा किसके अंदर आएगा, ग्राउंड वाटर के अंदर। सरफेस वाटर यानी कि सतह पर जो पानी है वो किस में आएगा, लेक्स एंड रिवर्स एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और जो वही पानी जो होता है, जो पानी जो सरफेस के ऊपर होता है, सतह के रूप में होता है। अभी हम लोग देखते हैं बारिश के दिनों में बहुत सारी रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है, बांध ओवरफ्लो हो जाती है, लेकिन वो पानी क्या होता है, बह के चला जाता है। और अभी की जो धूप है उसमें वो पानी वाटर वेपर नहीं बनता है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो धूप पड़ती है उससे वही पानी किसके रूप में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है, और वही वापस क्लाउड्स बनकर वापस बारिश के रूप में हमारे यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सरफेस वाटर के अंदर कौन कौन सा आएगा, लेक्स एंड रिवर, और ग्राउंड वाटर के अंदर आपकी ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स, ये सारे आएंगे। एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब इसके अंदर आपको एक पॉइंट दे रखा है, ऊपर आप पिक्चर देखो, वाटर साइकिल। अब नेक्स्ट पैराग्राफ उससे रिलेटेड है, पहले हम उसको पढ़ेंगे कि क्या दे रखा है उसमें वाटर साइकिल से रिलेटेड। आपको लाइन तो एक दे रखी है, लेकिन आपको वाटर साइकिल के बारे में पूरा का पूरा पता होना चाहिए, कैसे चलती है, क्या होता है। लास्ट टाइम भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था वाटर साइकिल कैसे चलती है, तो आपको इसका डायग्राम इस बुक में आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं आपको दूसरा डायग्राम बताऊंगी। अगर आपको वो भी अच्छे से नहीं दिखता है तो आप नेट पर सर्च करके आपको नोटबुक में बनाना है, और कैसे उसका आंसर लिखना है मैं आपको नोट्स के रूप में बताऊंगी। इससे आगे जो दे रखा है वाटर के बारे में हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 15 कंटिन्यू करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़ रहे थे उसमें लास्ट हमने 2 टेबल पढ़ी थी, डिजीज इन एनिमल्स और डिजीज इन प्लांट। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक था हमारा फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड, वो चल ही रहा था। उसी को 2 लाइन उसकी कुछ रिमेनिंग लास्ट लाइन जो रह गई थी उसको मैं आपको बता देती हूँ। 2 एक तो मैंने नाम बताए थे है ना आपको, एक तो क्लॉस्ट्रीडियम, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अगर हमारे फूड में आ जाए तो फूड को पॉइजन यानी टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं। ऐसे फूड को अगर हम खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो होता है उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया। आपने सुना भी होगा, यहाँ पे लिखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन ग्रो ऑन अवर सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभी डेथ भी हो जाती है ज़्यादा अगर चीज़ में अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ जाता है। फूड हाइजीन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर साल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम। ये 2 बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, यानी ये 2 बैक्टीरिया है जो पुराने खाने पे हो जाते हैं, जिससे ग्रोथ कर जाते हैं, जिससे फूड जो है वो ऐसा खराब हो जाता है। फंजाई कॉजिंग फूड पॉइजनिंग मोल्ड्स लाइक एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। ये 2 ऐसी फंजाई है जो हमारे फूड में मोल्ड क्रिएट कर लेता है। मोल्ड यानी ग्रीन मोल्ड जो होता है, यानी अलग से आउटग्रोथ पाउडरी सब्सटेंस निकलने लग जाता है, उसमें से कुछ पानी सीक्रेट होता है, तो उसको बोलते हैं हम मोल्ड्स। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। फूड को आप किस तरह से प्रिजर्व करो कि वो ख़राब ना हो।
तो आपको बहुत सी टेक्निक तो वैसे पता है, आपने 5th स्टैंडर्ड या ऐसे कहीं ना कहीं लोअर क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा कि ये मेथड होते हैं जिनसे आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। आपको भी पता है किसी चीज़ को अगर कोई ड्राई मटेरियल है, अगर उसमें वाटर अमाउंट को हमें सुखाना है, वाटर अमाउंट ख़त्म करना है, ह्यूमिडिटी ख़त्म करनी है, तो हम उसको ड्राइंग इन सनलाइट करते हैं। और किसी चीज़ को प्रिजर्व करना हो तो हम उसको फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। फर्स्ट लेसन में तो ये देखा था कि अनाज ग्रेन्स को अगर प्रिजर्व रखना है तो हम उसको किस तरह से स्टोरेज करते हैं। यहाँ पर है हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। ये तो ग्रेन्स की बात हो गई जो पूरी तरह से रॉ मटेरियल होता है, रॉ ग्रेन्स, कच्चा अनाज, तो उसको अवेरना हम उसको संभाल सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कुक्ड फूड, पके हुए खाने को अगर आपको प्रिजर्व रखना है तो आप कैसे क्या करते हो। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आपने देखा होगा ब्रेड सबसे जल्दी खराब होती है। एक ब्रेड और अभी ह्यूमिडिटी, अभी जैसे रेनी डे चल रहा है तो रेनी सीजन में तो खाने की चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर कोई गीली सी है, जैसे पीकल है या ब्रेड है या चपाती है, तो उनमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। फंगस जो होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस दे देता है, वाइट देता है, ग्रे देता है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो हमारे खाने वाली चीज़ों को मॉइस्चर करके वहाँ फंगस को क्रिएट कर देता है, अटैक बाय फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। इसके अंदर बहुत ही बुरी स्मेल आने लग जाती है ऐसी चीज़ों के अंदर, और इनका टेस्ट भी खराब हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। वाई डू यू यूज़ अ रेफ्रिजरेटर एट होम नॉट ओनली फॉर कूलिंग वाटर बट ऑल्सो टू स्टोर फूड आइटम। हम सिर्फ रेफ्रिजरेटर पानी ठंडा करने के लिए नहीं यूज़ करते। आपको पता है बहुत सारी खाने की चीज़ें जो खराब होने जैसी होती है उनको हम फ्रीज में रख देते हैं। दिस फूड आइटम इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फाउल स्मेल। फाउल स्मेल यानी बैड स्मेल जिसको बोल सकते हैं, अलग सी स्मेल आने लग जाती है अगर उन चीज़ों को हम फ्रीज में ना रख के एटमॉस्फेयर में खुले में छोड़ दें। भले उसको फिर ढक के रखो, उसके ऊपर कोई हाउस फ्लाइज नहीं बैठ रही है, फिर भी एयर में क्या होता है, फंजाई के स्पोर्स उड़ते रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। वो तब दिखाई देते हैं जब उनको कुछ फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उनको कुछ ब्रेड या चपाती या पिकल या ऐसी कुछ चीज़ मिलती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी मिल जाए उनको, तो वहाँ पर वो जाके क्या करने लग जाती है, ग्रोथ करने लगती है, भले आप उसको कवर करके रखो। तो रूम टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ में बुरी सी स्मेल आने लगती है और वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। इन अदर वर्ड्स द फूड गेट स्पॉइल्ड एंड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन। इस तरह से हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है और हमारे लिए वो अनफिट होता है, यानी अनहेल्दी। अगर अब हम उस चीज़ को खाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए ख़राब हो जाती है, बॉडी को डिजीज़ क्रिएट करेगी। स्पॉइलेज ऑफ cooked food take place because of the action of microorganism like bacteria and fungi। यानी वही कि पके हुए खाने को अगर हमें स्पॉइलेज से बचाना है, उसको अच्छा रखना है, तो हम उसके लिए फ्रिज रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई ग्रोथ ना कर सके। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, हाउ इज स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड। हमारा जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि स्पॉइल्ड फूड हो जाता है, फूड स्पॉइल हो जाता है, तो वो कैसे अफेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट दे रखा है इमिट्स बैड और फाउल स्मेल। कैसे पहचान करोगे कि कोई चीज़ खराब हो गई। कितनी बार आपको बोलते हैं ना, देख कुछ खाना खाने जाते हो आप तो आपकी मम्मा आपको बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ पहले देख लेना खराब तो नहीं हुई है उसके बाद खाना। तो कितनी बार आपको समझ में आ जाता है, कितनी बार आपको समझ में नहीं आता। तो वो जो टेस्ट या आइडेंटिफाई करते हो आप कि कौन सी चीज़ खराब हो गई है, कौन सी चीज़ अच्छी है खाने में, तो वो आप किस बेस पे करते हो, वो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं कि पहले तो किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट टेस्ट नहीं करते, पहले उसकी स्मेल लेते हो, है ना। अगर आपको स्मेल सही आती है प्रॉपर, कुछ ऐसा लगता नहीं है कि बुरी अलग सी स्मेल आ रही है, तब आप उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो। पहले क्या करते हो, इमिट बैड और फाउल स्मेल, पहले तो आप स्मेल लेते हो कि उसकी स्मेल कैसी आ रही है। देन नेक्स्ट है टेस्ट इज चेंज्ड। अगर आपको बुरी स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली उसका टेस्ट जो है वो भी चेंज हो गया होगा क्योंकि उसमें फंगस लग गई है या कोई भी अदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। सिंपल एग्जांपल ले लो, कर्ड। अगर दही को आप फ्रिज में नहीं रखते हो, बाहर रखते हो, तो एक दिन तो ठीक है, दूसरे दिन आप उसको खा ही नहीं पाओगे, उसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर लेंगे। दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं,
लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि वो दही बहुत ज़्यादा सॉर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, हम उसको नहीं खा सकते। अगर आप उसको फ्रीज में रखोगे तो उसके बैक्टीरिया जो होंगे वो कंट्रोल में होंगे, तो उस तरह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ अफेक्टेड, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए था वो भी अफेक्ट हो जाएगी, या तो वो न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाएगा या अनहेल्दी हो जाएगा वो फूड हमारे लिए। और कलर चेंज, कितनी बार चीज़ों का कलर भी चेंज हो जाता है अगर ज़्यादा दिन तक उसमें बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ले। एक्टिविटी 8, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट, नाउ डू एज फॉलोज। एक ब्रेड लो, स्लाइस, उसके 3 पार्ट डिवाइड करो और फिर कुछ करने के लिए बोल रहे स्टेप बाय स्टेप। कीप 1 पार्ट इन प्लेट एंड प्लेस इट इन वार्म प्लेस लाइक द किचन। एक पीस को हमने लिया, प्लेट में रखा और किचन में रख दिया क्योंकि किचन में वार्म प्लेस होता है। सेकेंड, कीप द सेकेंड पार्ट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर, सेकेंड पार्ट को आप लो, प्लेट में रखो और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो। एंड कीप द थर्ड पार्ट इन एन ओवन, ओवन में रख दो तीसरा पार्ट। क्या होगा आपको पता है, कौन सा जल्दी खराब होगा, जो ओपनली रखा है किचन में। Leave the 3 part undisturbed for 5 days. On 6th day, observe the extent of fungal growth with the help of a hard lens in each case. आप तीनों को लेंस से देखो, माइक्रोस्कोप में देखो। Try to explain the difference observed in growth of fungi. आपको पता चल जाएगा कि किस पे फंजाई ने ज़्यादा ग्रोथ किया है। Does this activity give you any idea about the preservation of food? तो आप समझ सकते हो कि किस चीज़ को कहाँ पर हमें प्रिजर्व रखने के लिए उसको प्रॉपर स्टोरेज करना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द आंसर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेशन, मतलब ये कि अगर आपको चीज़ को स्पॉइल होने से बचाना है तो उसका आंसर क्या है या उसका सॉल्यूशन क्या है, तो प्रिजर्वेशन। देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड, सम ऑफ दिस आर, फर्स्ट है रिड्यूसेस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज। जैसे हम इतना ही खाना बनाओ कि वेस्ट ना हो, फर्स्ट पॉइंट यही दे रखा है। तो यही चीज़ करते हैं, सबके घर में लगभग यही होता है कि जितनी ज़रूरत होती है उतनी बनाते हैं, अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो उसको फ्रीज में रख देते हैं। नेक्स्ट सेकंड है इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ, यानी कि यहाँ पर जो स्टोरेज पीरियड है उसको बढ़ा देना चाहिए। न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, वहाँ पर यह है कि अगर उसको फूड प्रिजर्व रखोगे तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है यानी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो भी मिनरल्स है वो लॉन्ग पीरियड तक वो अच्छे रहेंगे अगर उसको अच्छे से प्रॉपर प्रिजर्व करते हो तो। यहाँ पर इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंट प्लेस एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, फूड अवेलेबिलिटी जो होती है डिस्टेंट प्लेस पर वो भी ऑफ सीजन में ध्यान रखनी चाहिए। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यहाँ पर दे रखा है कि फूड प्रिजर्व को मेथड मतलब कौन कौन से मेथड है जिससे आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। फर्स्ट दे रखा है बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, आपको भी पता है बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती है जिनके अंदर शुगर और सॉल्ट बहुत ज़्यादा उसमें ऐड करके अगर रख दो तो वो चीज़ें खराब नहीं होती। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल आर कॉमनली प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट या शुगर डाल के उसको प्रिजर्व कर सकते हो। द फूड आइटम्स आर मेड इनटू जैम, जेलीज एंड पिकल, इन जैम शुगर इज़ यूज्ड। आपने देखा होगा जो अचार, जो पिकल आप मार्केट से लाते हो वो धीरे धीरे ख़राब होता है और जो घर में बनाते हो वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। घर में बना हुआ अचार आपको ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट से जो पिकल आता है, मार्केट से आने वाले पिकल में सॉल्ट अमाउंट ज़्यादा होता है, आपको इसीलिए मार्केट वाला पिकल थोड़ा कम पसंद होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। सॉल्ट ज़्यादा होता है इसलिए वो ख़राब नहीं होता, उसमें और भी कुछ केमिकल चीज़ें ऐड की जाती है जिनसे वो ख़राब ना हो। उसके बाद है ये वही तरीका है कि किसी भी चीज़ में सॉल्ट या शुगर को ऐड कर दो तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। सॉल्ट और शुगर द फूड आइटम्स आर मेड इनटू जैम, जेलीज, पिकल, इन जैम शुगर इज यूज्ड। जैम जो बनाते हैं वो मीठा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें शुगर हाईली होता है। इन पिकल सॉल्ट इज यूज्ड, अचार में जैसे पिकल डालते हैं, जैम में जैसे शुगर डालते हैं। सॉल्टिंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व रो मैंगोज, आंवला, टेमेराइन, आपको पता है इमली, आंवला और मैंगो, इनको प्रिजर्व रखना है तो इन पे क्या नमक डाल के रखते हैं। आपको पता है ना कच्चे आम की स्लाइस करके जिसको हम बोलते हैं खट्टा, वो बना के रखते हैं बॉटल्स में, तो उनके ऊपर क्या डालते हैं, नमक डालते हैं ताकि वो खराब ना हो, उस पर फफूंद ना लगे। बारिश के दिनों में तो खासकर ध्यान रखते हैं। इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश सॉल्ट इज़ यूज्ड प्रिजर्वेशन। इवन जो मार्केट में जो भी ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर मीट और फिश का सेलिंग किया जाता है
वहाँ पर कभी आपको पता हो या आपने सुना हो या देखा हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि मीट जो होता है और जो फिश होती है उन पे सॉल्ट डाल के उनको रखा जाता है, क्योंकि वो तो क्या है, मीट और फ्लैश ऐसी चीज़ें, फिश वगैरह जिन पे बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं, तो इसलिए उन पे क्या सॉल्ट का छिड़काव करके रखते हैं ताकि उसमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में घूम रहे वो उस पर ग्रोथ ना करें। यहाँ पर दे रखा है शुगर एंड सॉल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द सेल्स देयर बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, शुगर और सॉल्ट अगर डाल दो तो वो उस सेल से वाटर को हटा देते हैं। वाटर को हटा देने से उस चीज़ में ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है, और अगर ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं कर पाते। इसके बाद जो सेकेंड थर्ड है वो भी बहुत ईजी, आप पढ़ने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इनको लूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया था, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग सही तरीके से कर सके। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्म से होता है। सजीव प्राणी जो है उनके मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्म से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। परिभाषा है कि जो संसाधन हैं यानी कि सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होने वाले संसाधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, कोयले से आप परिचित हैं। कोयला काले कलर का कठोर पदार्थ होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसा कि आपने कोयले को देखा, इसके बारे में सुना, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ये देखिए, ये कोयला है, पत्थर जैसा काला कठोर पदार्थ है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में से कोयला एक है। इसका उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता है और रेल के इंजनों में भी किया जाता था। पहले इसका उपयोग रेल के इंजन चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। अब पहले भाप के इंजन चलते थे, उस समय कोयले का उपयोग चलता था रेल के इंजनों में, लेकिन आजकल अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें स्टार्ट हो गई है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। देखो कोयले की कहानी, कोयला का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी देखिए आप। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। 300 है ना मिलियन वर्ष पहले निचले जो भाग थे वहाँ पर वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रम के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, यानी कि जो निचले इलाके में जो वन थे वह सारे जमीन के नीचे दब गए। जैसे बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रम, बाढ़ आई होगी या ऐसा कोई कारण होगा, उसके कारण दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा जम गई, मिट्टी जम गई और जिससे वह संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। जैसे जैसे ऊपर मिट्टी जमती गई वैसे वैसे वो और गहरे होते गए और नीचे उनका ताप बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। जो पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए, उच्च दाब भी हुआ, वजन पड़ा, उच्च ताप, अंदर ज़्यादा गर्मी थी, ताप था, जिसके कारण जो पेड़ पौधे थे वह कोयले में बदल गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पतियों के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला जो है एक प्रकार का कार्बन है। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित हो गए। ये जो वन थे, जो पेड़ पौधे थे, वो इसलिए इसको कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन।
क्यों? क्योंकि ये सजीवों के मृत अवशेषों से बना हुआ है। ये देखो कोयले की खान है कि कोयला किस प्रकार निकाला जा रहा है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयला एक कार्बन है, इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद जो हैं वह है कोक, कोलतार और कोयला गैस। सबसे पहले देखो आप कोक, यह एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है, ठोस पदार्थ है काला। यह कार्बन का लगभग शुद्ध भाग है ना। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्करण में भी किया जाता है, इसका उपयोग है यह। सेकंड देखो आप कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य है, जो प्रिय नहीं है, मतलब बदबूदार गाढ़ा द्रव्य है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। ये देखो कोलतार का उपयोग दे रखा है कि जो उद्योग होते हैं, अब कौन कौन से उद्योग, जैसे रंग, औषधि, दवाइयाँ, विस्फोटक पदार्थ, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में इसका उपयोग होता है। आप जो सड़कें देखते हैं ना आजकल, पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। जो सड़कें बनाने में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो कोयला गैस, कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती। जब कोक बनाते हैं उस समय कोयला गैस प्राप्त होती। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होती है। आज हमने कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ देखा था कि किस प्रकार प्राकृतिक प्रक्रम जैसे बाढ़ या किसी के द्वारा जो वन थे वह जमीन के नीचे दब गए और उच्च ताप और दाब के कारण वह कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले के उत्पाद से हमें कोयले के निर्माण से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कोक, कोलतार, है ना। तो अब इनका उपयोग भी हम किस प्रकार करते हैं, कौन से कार्यों में करते हैं, आज आप यहीं तक पढ़िए। एक बार रीडिंग करके जो मेन पॉइंट है उनको याद कर लीजिएगा।